न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ साधना। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन और रसोई गैस के दाम ने बजट बिगाड़ दिया है। आज तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है। हालांकि डीजल के जो भाव हैं आज भी स्थिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा करना पड़ रहा है। आज 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल का जो भाव है वो 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा है। और इसके बाद आज राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां प्रति लीटर पेट्रोल का जो भाव है वो बढ़कर 101.84 रुपए पर पहुंच गया है। डीजल का जो भाव है अब भी 97.45 रुपए प्रति लीटर पर है। जुलाई में अब तक की बात करें तो पेट्रोल के भाव में 9 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और ये बेहद ही चिंता का विषय है आम जनता के लिए। आपको बता दें, डीजल 5 बार महंगा और 1 बार सस्ता हो चुका है। तो यहाँ 5 बार महंगा हुआ है और 1 बार सस्ता हो चुका है। और इससे पहले जून और मई महीने में भी पेट्रोल डीजल के दामों में 16 बार बढ़ोतरी हुई थी। बता दें कि 4 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ और इसके बाद अब तक दिल्ली में पेट्रोल 11.44 रुपए और डीजल का जो भाव है वो 9.14 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुका है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुका है। राजीव, जिस तरीके से आम आदमी का बजट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। यहाँ तक कि महंगाई की जो मार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता जो है कोरोना काल के अंदर उनके पास जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर सरकारों की तरफ से जो राहत होती है वो बढ़ती नजर नहीं आ रही और लगातार कहीं ना कहीं तेल कंपनियां जिस तरीके से दाम बढ़ा रही है कहीं ना कहीं जनता की मुश्किल बढ़ती रही है। मगर बात करें जिस तरीके से महंगाई की, तो महंगाई है। यहाँ तक की जो दूध कंपनियां हैं, यानी कि अमूल की बात करें, मदर डेयरी की बात करें, और यहाँ तक कि आप दिल्ली की डीएमएस कंपनी जो है, यानी कि दिल्ली दूध योजना, वो भी कहीं ना कहीं दाम बढ़ा चुकी है और उससे कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी दूध के दाम बढ़ाए गए हैं और 2 रुपए के करीब भी इजाफा किया गया, मगर जनता जो है वो परेशान होती नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से रोज दाम बढ़ाए जाते हैं और आम आदमी अब चिंता में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं और सिर्फ एक डीजल ही है, एक दिन दाम घटाए गए। फिलहाल एक अगर राहत की बात करें तो अब उपाय क्या है? देखिए बिल्कुल, राहत की बात करें तो राहत जो है वो सरकारों की तरफ से ही मिल सकती है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, मगर दोनों ही तरफों से अभी तक कोई भी राहत का अनाउंस नहीं हुआ है, ना ही जनता के बारे में सोचा जा रहा है। मगर जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लोग परेशान है, उनकी परेशानी का हल सरकारों के पास है, मगर सरकारें अभी तक कोई भी समाधान निकालती नजर नहीं आ रही है। राजीव, जिस तरीके से लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, यहाँ अमूल दूध को भी महंगा कर दिया गया, यहाँ मदर डायरी का दूध भी महंगा कर दिया गया, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। फिलहाल आखिर क्यों बढ़ाए जा रहे हैं इसके रेट? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें अमूल दूध की तरफ से जो दाम बढ़ाए गए थे वो 2 रुपए बढ़ाए गए थे। कोई चीज मदर डेयरी की तरफ से देखने को मिला। अब दिल्ली सरकार की दिल्ली योजना है उसके अंदर भी अब 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, मगर ये दाम जो है बढ़ाए गए कि 60% वो महंगा होता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और 60% उसी के द्वारा चलता है और वो कहीं ना कहीं महंगा होता नजर आ रहा है। तो इसी के लिए दाम बढ़ाए गए और दूसरे दाम बढ़े हैं वो जनता की जेब पर और ज्यादा भार डालता हुआ नजर आ रहा है। मगर बिल्कुल सहायता की या सरकारों की तरफ से सहायता होनी चाहिए वो होती नजर नहीं आ रही और कहीं ना कहीं राजनीतिक चढ़े और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा यानी केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार आम आदमी की जेब पर डाका डलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें, लखनऊ पहुंचने के बाद वो लगातार एक्शन मोड में है और उनकी मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है। यहां प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर खीरी पहुंच रही है और यहां वो रेप पीड़ित बच्चियों के परिवार से मिलेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में दिखाई दे रहे हैं और लखीमपुर खीरी में बीते दिनों 3 बच्चियों से रेप का मामला भी सामने आया था और यहां कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा भी बनाया था। अब पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी मुलाकात करने जा रही हैं
और यहां लखनऊ वापस लौटने के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। इसके बाद भर्ती घोटाले, रुकी हुई भर्तियां, प्रतियोगी छात्रों और बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगी। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखीमपुर खीरी की अनीता यादव के साथ मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो लखनऊ के कोल हाउस से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गया है। प्रियंका के साथ कांग्रेस का वरिष्ठ नेता भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें यहाँ ऐसे में जिस तरीके से लखनऊ के लिए रवाना हुई, फिलहाल यहाँ लालू यादव ने इस मामले में कहा कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है। के बारे में बताइए। देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिस तरह उत्तर प्रदेश में व्याप्त गुंडा राज है, जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है, महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है, जो भद्रता की गई, प्रस्तावक थी महिला, वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जाकर प्रस्तावक बनना चाहती थी, उसकी साड़ियों को खींचा गया, अभद्रता की गई। सरकार की तरफ से एक शब्द अफसोस के नहीं। इस उत्तर प्रदेश में जहां जंगल राज फैला है, प्रधानमंत्री वहीं आकर मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट देके जाते हैं कि यहाँ कानून का राज है। जिस प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार, जिस प्रदेश की पहचान बन गई हो, आम आदमी सुरक्षित न हो, दिन दहाड़े हत्या हो जाती हो, अपहरण उद्योग हो गया हो, वहां प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट देके जाते हैं कि यहाँ कानून का राज है। अरे प्रियंका गांधी जी जाएंगी, उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से मिलेंगी जिसके साथ अभद्रता हुई है, और निश्चित तौर से वो जानने का काम करेंगी। और उधर बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने कई मुद्दों को लेकर अपना बयान दिया है। आपको बता दें, यहां कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा। उन्होंने पाकिस्तान और कावड़ यात्रा को लेकर भी बयानबाजी की है। आइए दिखाते हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश में एक एनजीओ की तरह काम करता है, एक संगठन है जो एक विश्वासधारा को, एक विचारधारा को एक अपना बनाए हुए है कि राष्ट्रवाद विचारधारा क्या होनी चाहिए, नेशन बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, भारत की अखंडता सबसे ऊपर रखनी चाहिए और अपने आप को आखिर में रखना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के इमरान खान को क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, क्या डर है आरएसएस से। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मतलब आश्चर्य करने वाली बात है ये तो, कि मतलब कि ये वो इमरान खान है जिनके पाकिस्तान ने एक आतंकवादी संगठन और एक बैंड सैंक्शनड आतंकवादी हाफिज सईद को एक पार्टी पिच करने का, एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल फ्लोट करने की परमिशन। कांग्रेस कहाँ नहीं टूट सकती? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ पूर्णतः कांग्रेस की सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ लगा लीजिए, वहाँ पे 2.5 साल का इन्होंने कुछ कैलकुलेशन और इक्वेशन बना रखी थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल इनके जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, डीओ साहब, वो आ जाएंगे। वहाँ पे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में खींचतान चल रही है। रही आपके राजस्थान की बात, राजस्थान तो खैर छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने ही उप मुख्यमंत्री और विधायकों के ऊपर सेडिशन का केस तक कर लिया था। किस तरीके से उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री के लिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, निकारा निकम्मा कह दिया था। ओपनली सड़क के ऊपर लड़ने झगड़ने लगते हैं ये लोग जो जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो चूहे समान हैं। कभी ये पिद्दी की तारीफ करते हैं, किसी में कुत्ता खोज लेते हैं, कभी किसी में चूहा खोज लेते हैं। तो अगर आप अपने ही लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, अपने ही लोगों को अगर आप उनकी तुलना जानवरों से कर लेंगे या फिर उनको नकारा निकम्मा अंग्रेजी बोलने वाला बोल देंगे, तो आप ऐसी बुराइयां निकालेंगे, तो फिर आप हाउ विल यू पुट योर हाउस इन ऑर्डर? अपना घर कैसे संभालेंगे? आप देश संभालने के लिए आप अपने संभालने वाली अपने आपको राजनीतिक दल बोलते हैं, घर तो आपसे अपना संभाल नहीं रहा है। और वहीं मैं कहना चाहूँगी कि अब बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ये कि कप्तान साहब, कैप्टन अमरिंदर साहब की लीडरशिप के चलते इन लोगों ने पंजाब में जीत दर्ज करी थी। मुझे अच्छी तरीके से आता है जो 12 जगहों पे राहुल गांधी जी ने प्रचार किया था, वो सारी आगे ले जाने के क्या प्लान है उनका, क्या ब्लूप्रिंट है। लेकिन हाँ, बात तो यही आती है कि बाकी फेस्टिवल तो बने ही हैं, बाकी जितने भी हर्ष उल्लास के जितने भी मौके हैं वो तो बने ही हैं। चाहे वो ईद हो, चाहे वो आने वाली ईद हो, उस पर कोई ख़रीद में कोई रोक टोक तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी कहना चाहेगी सर्वोच्च न्यायालय के। और वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना की वजह से बकरीद से पहले बकरा व्यापारियों को परेशानी हो रही है। एक व्यापारी ने बताया कि मैंने अच्छा माल लाया, फिर भी अच्छी खरीदारी नहीं हो रही।
कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं, इसीलिए खरीदारी कम हो रही है। हमने बकरों के दाम भी कम कर दिए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना की वजह से बकरीद से पहले बकरा व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से माल नहीं बिक रहा तो यहाँ व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते यहाँ व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे, फिलहाल लोग यहाँ खरीदारी करने में भी कमी दिखाने लगे हैं और इसी को लेकर व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने माल लाया, अच्छी से माल आया, फिर भी ख़रीदारी नहीं है। वजह यह है जो कोविड है ना, और लॉकडाउन की वजह से बहुत से गरीबी यहाँ पे आई है। इसी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, ख़रीदारी बहुत कम है। तो जिस कीमत पे आपने लाया था वो कीमत भी नहीं मिली? जिस कीमत पे मैंने लाते हैं उसमें घाटा होगा। वजह यह है जो 2-3 महीने में लॉकडाउन है, इसकी वजह है, इसी की वजह है। लेकिन जहाँ तक हम यहाँ देख पा रहे हैं तो बहुत महंगाई है यहाँ पर, बड़े महंगे भाव से बेच रहे हैं। ऊपर से कोविड ने भी बड़ी हालत ख़राब कर रखी है लोगों की। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी भी पूरी तरह से डाउन ही है। तो लेकिन हम फिर भी अब वहाँ से रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो लेना तो ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम आज यहाँ पे देखने आए थे कि कैसे कैसे बिक रहे हैं भाव के। लगा कि जो पिछले 1-2 सालों से नहीं, पिछले जैसे कि पिछले साल भी इससे अच्छा मार्केट था, लेकिन इस साल बहुत डाउन मार्केट है जो हमें लग रहा है। यहाँ का रश भी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे संगाड़ा छाया हुआ है एक किस्म से। लेकिन जो पिछले साल या पर साल देखें तो बहुत भीड़ रहती थी यहाँ पर, और इससे ज़्यादा ग्राहक वगैरह भी आते रहते थे, लेकिन इस साल बहुत कम। आज हम यहाँ बहुत रश होता था, पहले सालों में बहुत लोग आते थे इधर, लेकिन ड्यू टू कोविड देयर इज़ अ प्रॉब्लम। People are not doing business well here. We are facing a lot of problems. Still, we are trying to do this best. इंशाल्लाह लोग आते हैं, फिर भी आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं जिनके पास होता है पैसा, वो तो लेने आते हैं ज़रूर। लेकिन प्रॉब्लम्स अक्सर लोगों में है, क्योंकि कोविड ने बहुत नुकसान किया है यहाँ, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। अब और क्या बता सकते हैं। ज़रूरी भी है कुर्बानी, ज़रूरी है क्योंकि वी आर मुस्लिम्स, वी शुड डू दिस, वी शुड ट्राई टू। और वहीं अफगान सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच संघर्ष में कवरेज के दौरान मारे गए पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का शव रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तालिबान ने शव को सौंपे जाने की जिसकी सूचना भारत को भी देती है। यहाँ भारतीय अधिकारी पत्रकार के शव को वापस लाने के लिए काम भी कर रहे हैं। बता दें, दानिश सिद्दीकी बीते कई दिनों से अफगानिस्तान में सेना और तालिबानी यहाँ लड़ाकों के बीच जारी संघर्ष को कवर कर रहे थे। गुरुवार रात कंधार में इन दोनों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में दानिश की मौत हो गई। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए खबरों में यूपी के बलिया की बात कर लेते हैं, जहां पूर्व मंत्री घूरा राम और उनके भाई सुभाष राम की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अभी हाल ही में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में घूरा राम के पुत्र आदित्य गर्ग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो वहीं उनके जो पुत्र हैं डॉक्टर संतोष राम ने बताया कि हमारे पिताजी का राजनीतिक करियर बहुत ही कठिन रहा है और आज जो कुछ भी हम हैं उन्हीं की ही बदौलत है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे घूरा राम के पुण्यतिथि पर सपा के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। सर, आज मेरे पिताजी स्वर्गीय घूरा राम साथ साथ चाचा जी का भी हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों का जो सपना था, हम लोग उनके पद चिन्हों पे चल करके उनका सपना पूरा करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। बाकी जितने जनता जनार्दन है, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद बना हुआ है और हम लोग निश्चित ही उनके सपनों का साकार करेंगे। उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा
और उनके कौन से ऐसे सपने अधूरे रह गए जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? सर, उन लोगों का राजनीतिक करियर बहुत ही कठिन रहा। देखा जाए तो उन लोग जो बना करके गए, हम लोग आज उन्हीं की देन है कि हम लोग आज उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और जो बना करके दिए, जो समाज में दिए, जो आशीर्वाद दिए, उनके आशीर्वाद जो बनाए उनको हम ले करके चल रहे हैं। और उनका सपना था कि हमारे बेटे भी जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े, हमारे बेटे भी आगे बढ़े। पंजाब के पटियाला में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राजिंद्रा में इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं पटियाला से सांसद परनीत कौर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंची। परनीत कौर ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। जो पिछली बार हमसे गलतियां हुई हैं, इस बार वही गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। तीसरी बार बच्चों पर यहां अटैक भी कर सकती है। उन्होंने ये कहा कि तीसरी लहर जिस तरीके से खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए बच्चों को यहाँ सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए हमने 100 से ज्यादा बेड, ऑक्सीजन और अन्य साजो सामान तैयार कर लिए गए हैं। और इन्हों ने एक प्लांट रजिंद्रा हॉस्पिटल दे लई जिहदे विचों पाइप्ड ऑक्सीजन जाऊगा सुपर स्पैशलिटी बिल्डिंग 'च, ओहदा इन्हों ने दान किया। इन्हों दा असीं बहुत बहुत दिलों धन्नवाद करते हैं और आस रखते हैं कि रब ना करे फिर लोड़ पए तो वो हाल ना होए जिहड़ा 2-3 महीने पहले होया। सो हुण पूरे पंजाब दे विच बहुत वधिया तरीके दे नाल तैयारियां हो रही ने। ऑक्सीजन दे प्लांट लग गए ने। कमी ज़्यादा इहदी सी। डॉक्टर तो साडे रजिंद्रा हॉस्पिटल 'च डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, क्लास 4 जिन्ने भी हैगे ने, इन्हां ने मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगी कि देश दे विच नंबर 1 काम किया। और इस दे बावजूद अज मैं दसना चाहती हैं कि कह रहे ने थर्ड वेव दे विच शायद बच्चियां ते ज़्यादा असर पाए। चौथी मंजिल से 120 बेड ऑक्सीजन की तैयारी है उत्थे बच्चियां दे लई जो लोड़ा हैगियां ने, और वेंटिलेटर भी उत्थे तैयार ने कि असी पटियाले दे विच आस पास के डिस्ट्रिक्ट्स और अपने डिस्ट्रिक्ट दे विच तैयारी करके रखिए कि कोई बिना सही ट्रीटमेंट दे। यूपी के बलिया में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शौचालय निर्माण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूल गए हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अपने आवास का संगमरमर और टोटी भी लेकर चले गए थे। मिला है एक आदमी को 3 टुकुर देख रहे हैं। जो आवास है, जो पैखाना बना है, मैंने दिन कहा था विधानसभा के अंदर कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसी पैखाना में जाकर के बैठ लो, अगर आपका दम नहीं घुट गया और आपके ऊपर वो पैखाना नहीं गिर गया तो मैं कहूंगा कि आपने पैखाना बनाया। ख्याल किसी के मन में आया, वो अकेले और अकेले कोई है व्यक्तित्व तो मोदी जी, जिसके मन में गरीबी को भी प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकार है, यह भाव पैदा हुआ, तभी यह काम किया कि 12,000 रुपया प्रत्येक उपभोक्ता को, प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय बनाने के लिए दिया गया है। शायद राम गोविंद चौधरी जी को ये भी ज्ञान नहीं है या पता नहीं है कि वो कोई एजेंसी या कोई सरकार नहीं बनाई है। शौचालय बनाने का शुद्ध रूप से इंडिपेंडेंट काम दिया गया था किसको? जिसको उस शौचालय। यूपी के महोबा कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक एसडीएम के अर्दली ने 3 माह से वेतन न मिलने के चलते यहां जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। दरअसल यहां कलेक्ट्रेट परिसर में भूषण कुमार के द्वारा जहर खाने से हालत बिगड़ने के दौरान प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एसडीएम द्वारा आनन फानन में अर्दली को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने बताया कि भूषण कुमार की स्थिति अब सामान्य बनी हुई है। मैं इस समय पांडे जी के अर्दली हूँ। मैं कौन पांडे? सौरभ पांडे के एसडीएम साहब का। क्या क्या कर लिया तुमने? मुझे साहब में 3 महीना हो चुका है। दिव्यांग मेरी वेतन नहीं दी गई है। मैं 15 लाख रुपए लोन लिए हूँ
मेरे 20,000 पर डे हर महीना कट रहा है। मैं भूख गया कगार पे है। मैंने कई बार डीएम साहब से अपर जिला कई सबने कहा डीपीआर ने वेतन अभी तक नहीं मेरी बनाई है। मैंने कहा जहाँ जो जहाँ नौकरी करते हैं उनसे वेतन लीजिए। एक बार जागे सर सौ नहीं हुआ पर बाबू बना बैठा सफाई कर्मी सर, उसने मेरी वेतन रुकवाई। ट्रीटमेंट करवाइए अरे मैं समझे 70 रुपये का डीएम साहब ने मुझे तैनात किया था। कहाँ पर तैनात किया? मैं इस समय वर्तमान में डीएम साहब लोग हूँ। डीएम साहब लोग हमें डीएम साहब ने हमारे यहाँ गंभीर अवस्था में आया है। इसमें ये बताया कि इसने किसी प्रकार के जहर का सेवन किया, तो उसको एडमिट करके उसका गैस्ट्रिक नवाज वगैरह कराया है और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उसका चालू कर दिया है। और ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसने जो भी पॉइजन लिया है वो कौन सा है। क्या लगता था ये कौन है? ये कोई सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी है और यही बताया है। और बाकी ये उपचार कर रहे हैं और आधे घंटे 9 घंटे तक हम इनको देखेंगे अगर कंडीशन में सुधार नहीं। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।